साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। जब तक हिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती है। अक्सर यह सुनने में आता है कि हिंदी भाषा में वैज्ञानिक साहित्य या न्यायिक साहित्य कम है या नहीं के बराबर है। यह बात बिल्कुल निराधार है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि सरकार हिंदी को पूर्ण रूपेण सभी क्षेत्रों में ईमानदारी से लागू करे तो जो साहित्य हिंदी भाषा में नहीं है, एक तो पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है ही, अगर जो साहित्य उपलब्ध नहीं है तो वह 1 साल के अंदर अवश्य उपलब्ध हो जाएगा। इस संबंध में अक्सर यह सुनने में आता है कि हमारे यहाँ अभी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए पर्याप्त साहित्य नहीं है। बड़ी गलत बात है। अभी सरकार के द्वारा ही कुछ महीने पहले यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। उस प्रदर्शनी में जिन पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया था, उन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक, न्यायिक और शास्त्रीय विषयों पर भी हिंदी में पर्याप्त पुस्तकें हैं। यदि श्रीमान जी मुझे इस विषय पर प्रकाश डालने का अवसर दे तो मैं इस विषय में एक उदाहरण देना पर्याप्त समझता हूँ। पहले समय में मैट्रिक पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी था और यह दलील दी जाती थी कि हमारे यहाँ पर मैट्रिक की पढ़ाई का पर्याप्त साहित्य नहीं है। लेकिन जब आवश्यकता होती है तब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। हम ज्यों ही मैट्रिक में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को सरकार ने माध्यम बनाया, त्यों ही सारा साहित्य जो अभी तक नहीं था 6 महीने में तैयार हो गया। इसके पूर्व मैं भी इस बात को अनेकों बार कहता रहा हूँ कि साहित्य की तैयारी की एक योजना सरकार को बनानी चाहिए और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्वानों को एक एक पुस्तक अलग अलग विषयों पर लिखने के लिए देनी चाहिए तथा उनसे करार कर लेना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि 1 वर्ष के अंदर कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो तैयार ना हो सके, तो साहित्य तैयार नहीं है। यह बड़ी गलत दलील है। इस प्रकार की गलत दलीलों से राष्ट्रभाषा हिंदी का अपमान ही होता है। जिस देश में राष्ट्रभाषा के प्रति कुछ ऐसे लोग जो अपने को प्रगतिशील विचारों वाला मानते हैं तथा यह कहकर आलोचना करते हैं कि इस भाषा में विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली नहीं है, इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं, उन्हें देशभक्त या राष्ट्रभाषा का शुभचिंतक नहीं माना जा सकता। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में यह बिना किसी विवाद के स्वीकार
किया जाता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों की सभ्यता से बहुत पुरानी है, परंतु साथ ही साथ इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक दृष्टि से भारत एक अल्प विकसित देश है। भारत के प्राकृतिक संसाधन संपन्न है और उसमें विविधता भी है, लेकिन उसका समुचित विनियोजन होना बाकी है। भारत में अंग्रेजी शासन काल में यद्यपि अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुए हैं, तथापि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस देश का आर्थिक ढांचा मूलतः अविकसित है। नगरों में आर्थिक जीवन कुछ बदला हुआ नज़र आता है, परंतु उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ सका है। D.K. रांगेड़कर के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप का अनुमान कुछ बृहद उद्योगों अथवा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली के व्यापारिक जीवन से नहीं लगाया जा सकता। 18वीं शताब्दी की समाप्ति तक भारत साम्राज्यवादी शोषण का शिकार नहीं हुआ था, इसलिए सामंती उत्पादन संबंधों के बावजूद भी यह देश ब्रिटिश भारत की तुलना में समृद्ध था। भारत की आर्थिक संस्थाएं, उत्पादन विधियां और तैयार वस्तुएं उस काल के किसी भी उन्नत देश की तुलना में नीचे स्तर की नहीं थी। भारत के आर्थिक विकास से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने लिखा था, हथकरघों और चरखों तथा उन पर कार्य करने वाली हजारों बुनकर तथा जुलाही भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। यूरोप में अनंत काल से इन भारतीय श्रमिकों द्वारा उत्पादित श्रेष्ठ सूती वस्त्रों का आयात होता रहा है और वहाँ से बदले में मूल्यवान धातुएँ आती रही हैं। इसका भुगतान भारत को स्वर्ण और रजत के रूप में मिला करता था। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यूरोप के देशों से अच्छी थी, परंतु इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाने के बाद यूरोप में जो आर्थिक विकास का दौर प्रारंभ हुआ, तो ये देश विकास पथ पर अग्रसर होते ही गए। तभी इस काल में अंग्रेज़ों को भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता मिल सकी। अंग्रेज शासकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल बाधाएं डाली, वरन वहाँ के ढांचे को नष्ट कर इंग्लैंड की पूरक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। पिछले दिनों यह बात सामने आई कि समृद्ध यूरेनियम बनाने संबंधी अनुसंधान को इसलिए उत्साहित नहीं किया गया क्योंकि भविष्य में हमारा नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम प्राकृतिक यूरेनियम का ही उपयोग करेगा। इस प्रकार के अनुसंधान के विषय में मतभेदों की चर्चा थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि हमारे वैज्ञानिक भी इस बात पर
एक मत नहीं है कि भविष्य में किस यूरेनियम ईंधन को नाभिकीय केंद्रों में इस्तेमाल किया जाए। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।